नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर। यह आपके मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट का पहला सेट होने वाली है, जिसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें से 50 प्रश्न आपके हिंदी किताब दिगंत से रहेंगे और 50 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से रहेंगे। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन आपकी लाजवाब क्लास होने वाली है, जो कि आपके क्लास 12th इंटर परीक्षा 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बिना समय गंवाए, बिना देरी की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लीजिए। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक प्रश्न में एक दो प्रश्न छिपा रहता है, तो उसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में दिख रहा होगा, बताते आपको कैसे। कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न मिल गया कि उसने कहा था क्या है, तो एक कहानी है, जिसमें सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, तो अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए। कौन, तो सूबेदारनी। तीन प्रश्न बन गए। और सूबेदारनी जो है युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को रक्षा करने के लिए किससे कहती है, या आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, किससे कहती है जी अपने पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए। तो ऑप्शन ए में दिया है लाना सिंह, ऑप्शन बी में दिया है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी में दिया है कीरत सिंह और ऑप्शन डी में दिया है बोधा सिंह। तो सूबेदारनी ने जो अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहती है, तो लाना सिंह से कहती है कि हे लाना सिंह, युद्ध में मेरे पति और पुत्र की क्या करना, तो रक्षा करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न से तीन प्रश्न बने कि उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। सूबेदारनी जो है किसकी रक्षा के लिए कहती है, तो पति और पुत्र की। किससे कहती है, तो लाना सिंह से कहती है। पति और पुत्र की रक्षा के लिए लाना सिंह से कौन क्या कहता है, तो सूबेदारनी कहती है। यह पंक्ति जो है किस पाठ में वर्णित करी गई है, तो उसने कहा था पाठ में। तो ये चारों पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा, है ना। कोई भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो ऐसे ही हम लोग सभी प्रश्नों को ऐसे ही एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों पास, और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है, ये भी आप लोग को याद रखना है। किसने दिया था यह क्रांति जो है, यह नारा जो है, जयप्रकाश नारायण ने, नामवर सिंह ने, भगत सिंह ने, या फिर जे कृष्णमूर्ति ने। तो संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, सबसे पहले बता दीजिए। तो संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में निम्न में से किसका रचनाकार है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध, यहाँ पे क्या है, ओ सदा नीरा क्या है, तो एक निबंध है। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि ओ सदा नीरा का शीर्षक क्या है, तो एक निबंध है। इसकी रचना किसने किया है, तो मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर मल्ल्या जी ने। तो यहाँ पे इसकी रचना करने वाले कौन हो जाते हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है। जितने सारे आपके चैप्टर है और उसके लेखक है उसका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, और नहीं तो हम इसके लिए एक ट्रिक लगाएंगे जिसमें कौन सा चैप्टर क्या है और उसके लेखक कौन है, और उस लेखक के बारे में संपूर्ण उनका लेखक परिचय है, और उसके साथ साथ वो लेखक जो है क्या है, जैसे कि निबंध है या फिर आत्मकथा है या फिर भाषण है या फिर कहानी है। इसके लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाला है वो आपका। तो उसके लिए करना क्या होगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा, ताकि जब हम वो क्लास लाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जूठन आत्मकथा, जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है, स्वयं की लिखी गई कथा है, जिसकी रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है। यह आपकी ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जिसमें जिस तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न आपके किताब से रहते हैं और 50 प्रश्न आपके जो है व्याकरण किताब से रहते हैं। मतलब आपका जो हिंदी दिगंत है उसमें से 50 प्रश्न, 13 चैप्टर आपके पदखंड है, 13 चैप्टर आपके गद्यखंड है, उन दोनों से 25 क्वेश्चन मिलाकर 50 प्रश्न रहते हैं। और 50 प्रश्न आपके व्याकरण से रहते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सबों से आपसे क्वेश्चन रहते हैं।
तो अगला प्रश्न क्या है, इसको पहले जान लेते हैं कि शिक्षा जो है किसकी रचना है। तो शिक्षा आपकी किसकी रचना है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति अर्थात कि जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये भी आप लोग को याद रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है कि जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना निम्न में से कौन है, पद्मावत है, उर्वशी है, बीजक है या फिर अधिनायक है। तो जायसी जी का रचना इसमें से कौन है, तो पद्मावत है। जहाँ से क्या लिया गया है, तो कर्बक लिया गया है। और कर्बक किसकी रचना है, तो इन्हीं की रचना है। आपके काव्य खंड अर्थात कि पद्य खंड का पहला चैप्टर का नाम क्या है, कर्बक। और कर्बक की रचना किसने किया था, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। जो कर्बक कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत किसकी कृति है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। अच्छे से इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। यह कथन किस लेखक का है, कि जहाँ भय मतलब कि डर है वहाँ पे बुद्धि विवेक है ना, मेधा मेधा नहीं हो सकती है। यह बात जो है कौन कहते हैं, जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, उदय प्रकाश जी कहते हैं, मोहन राकेश जी कहते हैं या फिर मल्य जी कहते हैं। तो ऐसी शिक्षा देने वाली बात कौन करते हैं, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति अर्थात कि जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जिनकी रचना क्या है, तो शिक्षा है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सूरदास के पद में, सूरदास के पद में जो है कौन सा रस नहीं पाया जाता है, वीर रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस या फिर श्रृंगार रस। तो सूरदास के पद में जो है यहाँ पे वीर रस का तो नहीं पाया जाता है। बाकी वात्सल्य रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस अच्छे से पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहते हैं। सूर्य किसको बोलते हैं, तो सूरदास को बोलते हैं हिंदी साहित्य का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। जो आपका पाठ है उसके आधार पर बताना है कि पंचायती राज में जो है कौन खो जाता है। तो पंचायती राज में परमेश्वर खो गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र में, एक लेख और एक पत्र किसकी रचना है, तो भगत सिंह की रचना है। अच्छा, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो है निम्न में से किसको पत्र लिखते हैं। अगर आपने इस सभी प्रश्न का उत्तर सही से दे रहा है तो मतलब कि आपकी तैयारी बढ़िया हो रही है, आपकी तैयारी बेस्ट है। अगर आपको यहाँ पे कुछ हिचकिचाहट हो रही है, कन्फ्यूज हो रहा है, प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं दे पा रहे हैं, आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं जो क्या है, तो आपके संपूर्ण गद्य खंड का चैप्टर बाय चैप्टर उसमें ऑब्जेक्टिव कराए हैं। ठीक है, जितने सारे आपके गद्य खंड में चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर 1 बातचीत से लेकर चैप्टर 1 क्या है, बातचीत है, और अंत चैप्टर क्या है, तो का शिक्षा है, वहाँ तक के सभी चैप्टरों का हमने चैप्टर बाई बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कराया है, और वो भी बहुत ही कम समय में। कोई भी वीडियो जो है आधे घंटे से ज़्यादा की नहीं है, मतलब 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट ऐसे करके वो सभी क्लासें हैं। तो उन सभी क्लासों को एक बार कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी प्रश्न क्या हो जाए, सही हो जाए, और वहाँ से आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो इस प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं, तो अपने मित्र सुखदेव को लिखते हैं। फांसी किनको किनको मिलता है जी, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, इन 3 व्यक्तियों को क्या मिलता है, फांसी मिलता है। ये तीनों क्या थे, तो देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने वाले बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र में, एक लेख और पत्र भगत सिंह अपने दोस्त सुखदेव को लिखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य इसमें से कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है धूम्र स्वामिनी, जो कि इन्हीं की रचना है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने की बात नहीं है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1943, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी यहाँ पे नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम निम्न में से कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग किसकी रचना है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए। पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है, कमेंट्स करके बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा।
ठाकुर हरिनाथ सिंह या फिर ठाकुर रामनाथ सिंह। तो ठाकुर रामनाथ सिंह जो है किसके नाम है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो शेख सरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला है। तो जो यह शेख सरिया पुरस्कार है यह सुभद्रा कुमारी चौहान को ही मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। अर्धनारीश्वर क्या है, सबसे पहले बताइए कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। किसका किसका जी, तो शिव और पार्वती का कौन सा रूप है, तो कल्पित रूप है, जिसमें आधा नर और आधा नारी को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर क्या हो जाएगा आपका, तो एक निबंध हो जाएगा जो किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो सरोज स्मृति शीर्षक रचना की विधिया क्या है। सरोज स्मृति जो है यह क्या है, सरोज स्मृति क्या है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देशभक्ति गीत है, शोक गीत है, लोकगीत है या फिर भक्ति गीत है। तो सरोज और स्मृति जो है यह एक शोक गीत है। कैसी गीत है, शोक गीत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कहाँ होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म होता है वह गुलेर गांव में होता है। कहाँ होता है, गुलेर गांव में होता है। कहाँ से कौन से गांव में, गुलेर गांव में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, गुलेर गांव में होता है वो तो ठीक है, लेकिन होता कहाँ है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ऑप्शन में दिया है जयपुर, पटना, वाराणसी या फिर देहरादून। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म हो जाती है। इनकी रचना कौन सी है, तो उसने कहा था। ठीक है, कौन सी है, उसने कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है हमारे बिहार में हुआ है। कहाँ पे, तो सिमरिया बेगूसराय। कहाँ पे, सिमरिया बेगूसराय। ऑप्शन का हो जाएगा ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 20 नंबर प्रश्न क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है, तो इसकी रचयिता भी रामधारी सिंह दिनकर ही है। अर्धनारीश्वर की रचना किसने किया है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पे हम लोग अभी तक 20 प्रश्न किए हैं, लेकिन 20 प्रश्न में अगर आप लोग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आ रहा है, तो लेखक से। कहाँ से प्रश्न आ रहा है, लेखक परिचय से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है। और लेखक परिचय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर 50 प्रश्न है तो 50 प्रश्न में 30-35 प्रश्न आपके लेखक परिचय से रहते हैं और 20-15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके कहानी से होते हैं। तो लेखक परिचय के बारे में आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक रहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इस मॉडल पेपर में देख भी सकते हैं, या ऑफिशियल मॉडल पेपर है या फिर किसी भी साल का आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन में वहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 नंबर क्या कर रहा है कि अज्ञेय जी का जन्म स्थान कहाँ है ना। अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे एक ही दिया है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हो जाएगा। तो जगदीश चंद्र माथुर का भी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, जिसमें कि ऑप्शन ए में दिया है शाहजहांपुर। ठीक है, तो शाहजहांपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ, तो शाहजहांपुर में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म होता है। और कुशीनगर में किसका जन्म होता है, तो कुशीनगर में आपका अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे वात्स्यायन अज्ञेय है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म कुशीनगर में, और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहपुर उत्तर प्रदेश में। दोनों का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन जगदीश माथुर जी का आपका शाहपुर में और अज्ञेय जी का कुशीनगर में। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 23 नंबर की मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है। मदन मोहन गुगलानी, राधा मोहन गुगलानी, कृष्ण गुगलानी या फिर राकेश गुगलानी। सब में यहाँ पे गुगलानी है, लेकिन इनका नाम असली क्या है, तो मदन मोहन गुगलानी है। क्या है, मदन मोहन गुगलानी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो 24 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमने इससे के पहले प्रश्न में एक प्रश्न आया था कि उर्वशी जो है किसकी रचना है, बताए थे हमने। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना थी, और इन्हीं की रचना पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली है। कौन सा, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है किस कृति पे, तो उर्वशी कृति पे। किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनका जन्म कहाँ होता है, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में
ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र कैसी रचना है? तो युद्ध और शांति पर लिखी हुई एक रचना है जो इन्हीं की है। किन की? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुरुक्षेत्र कैसी रचना है? तो युद्ध और शांति पर लिखी हुई एक कृति है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है। 25 नंबर प्रश्न है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी को मील के पत्थर के नाम से जाना जाता है? शिक्षा, उसने कहा था, तीर्थ या फिर रोज? तो यहाँ पे मील के पत्थर को क्या कौन सी कहानी के रूप में जाना जाता है? तो उसने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पहले इसका नाम था मील के पत्थर, बाद में इसको उसने कहा जा के नाम से जाना जाने लगा। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। यहाँ पे एक और कहानी है रोज, जिसको जो है गैगरिन के नाम से जाना जाता है। रोज कहानी को गैगरिन के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग को याद रखने वाली बात है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 26 नंबर, हजारा सिंह किस कहानी के पात्र है? हजारा सिंह, वजीरा सिंह, लाना सिंह, कीरत सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार, ये सब के सब जो है आपके एक ही चैप्टर के पात्र है। कौन? तो वो हो जाएगा आपका उसने कहा था। कौन सी कहानी का? तो उसने कहा था कहानी के ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था क्या है? तो ये कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये भी आप लोग को याद रखने वाली बात है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कल देखते नहीं यह रस्म से कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ में है? कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह बात कौन कहता है? यह बात कहता नहीं, कहती है कौन? तो सूबेदार ने। किससे कहती है? लाना सिंह से। लाना सिंह बार बार पूछ रहा है उससे कि तेरी कुर्बाई हो गई, तेरी कुर्बाई हो गई। तो वह कहती है एक दिन अवता कर कि हाँ मेरी कुर्बाई हो गई, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। तो यह बात जो है किस चैप्टर की है? यह आपकी उसने कहा था चैप्टर की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि महेश्वर जो है किस कहानी का पात्र है? महेश्वर जो है क्या है? तो मालती का पति है जो कौन से बीमारी का इलाज कर रहा था? तो गैगरी नामक बीमारी का, जो कि क्या था? एक डॉक्टर था महेश्वर जो गैगरी नामक बीमारी का इलाज करता है। किस पार्ट में? तो आपके रोज पार्ट में। और रोज को जो है गैगरीन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ऐसे ही बताएंगे अच्छे से एनालिसिस करके, एक प्रश्न के अलावा एक और प्रश्न बता रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, मजबूत हो और रिवीजन होता रहे। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 29 नंबर की, कुंती जो है किस एकांकी की पात्र है? अब कुंती जो है कौन से कहानी की पात्र है? कुंती जो है एकांकी, यहाँ पे एकांकी पूछ रहा है। आपके पूरे चैप्टर में एक ही एकांकी है, एक ही एकांकी है जिसका नाम क्या है? तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है? एक एकांकी है और इसी के क्या है? आपकी कुंती जो है यहाँ पे पत्रा हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु की पड़ोसन कौन थी? तो कुंती थी। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कविता के नए प्रतिमान की रचयिता कौन है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह जी है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या कहा कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। यह पंक्ति जो है किस पाठ में कही गई है? कि यह बात सच है कि जब तक मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं तब तक उसका आचरण, उसका स्वभाव, उसका गुण, उसका दोष पता ही नहीं चलता है। और यह बोलने की बात कहाँ पे आती है? तो आपकी बातचीत चैप्टर में आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कैसे? तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो है एक दलित परिवार से संबंधित थे और आपके पूरे कहानी में एक व्यक्ति है, एक ही राइटर है, लेखक है जो कि दलित परिवार से थे। कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, जिनका रचना का है तो जूठन है, जो जूठा खाते थे उन्हीं के जूठन पे है, जो जूठा लोगों को बच जाता था वह खाते थे बचपन में। और उसी जूठन के नाम पे, जूठा के नाम पे उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या है? जूठन। और उनको उस कृति पर जो है क्या मिलती है? जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, लेकिन इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। यह उक्ति जो है किस पाठ में लिखी गई है? किस पाठ में यह बात कही गई है? तो यह पाठ जो है उसी पाठ में कही गई है, जूठन में। जो क्या बोलते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उनके माता जी उनके पिता से कहते हैं कि इनसे यह काम मत करवाओ, ये भूखे रह लेंगे लेकिन इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। तो यह कौन से पाठ हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा जूठन। कौन सी पाठ की बात है? तो जूठन पाठ की बात है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं?
पंडित राम अवतार वैद्य जी और पिताजी। यह पिताजी कहाँ पे आते हैं तो आपके तिरछ कहानी में आते हैं, ठीक है। कौन सी कहानी में? तिरछ कहानी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा? यहाँ पे आत्मकथा से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कौन सी कहानी के पात्र है। पूरे आपके चैप्टर में एक ही आत्मकथा है जिसका नाम क्या है? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो आत्मकथा एक ही है, जूठन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा, क्योंकि आत्मकथा तो एक ही है, जूठन। बाकी सब तो यहाँ पे कहानी है, निबंध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जसवीर और जनेसर जो है ऑप्शन ए जूठन के पात्र हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर कई कई होता है कि छिपा रहता है। कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि उसका आंसर जो है उसी क्वेश्चन में छिपा रहता है। जैसे कि ये अभी इस प्रश्न में हुआ है कि जसवीर और जनेसर जो है किस आत्मकथा? तो आत्मकथा तो एक ही है, इसका नाम क्या है? जूठन। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जूठन हो जाएगा। अगर दो चार होते तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता था, आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि कौन है? प्रेम मार्गी कवि कौन है? तो प्रेम मार्गी कवि एक ही है, जिनका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रेम के पीर के नाम से किनको जाना जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को ही जाना जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे जाना जाता है? किसे? तो आपके सूर्यदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य सूर्यदास को। प्रेम का पीर किस कवि को कहते हैं? तो जायसी जी को कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। तो 37 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्बक हो जाएगा। यह पाठ जो है, यह बात जो है कर्बक कविता से ली गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कली कलार दुकाल जारून सब कुंभाती कुजासु, है ना। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? जितने सारे आपकी कविता है उसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न रहते हैं कि कौन सा पंक्ति जो है किस चैप्टर से ली गई है। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, नहीं तो हम तो कराएंगे क्वेश्चन में, जब चैप्टर बाई चैप्टर करा रहे हैं। तो हिंदी का गद्य खंड का सभी चैप्टर करा दिया है, पद खंड का अभी पहला चैप्टर कवर कराया है। उसके बाद धीरे धीरे सभी चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद व्याकरण के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसको कराएंगे, है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी लाभदायक होने वाली है। चलिए, तो ये पंक्ति जो है कौन सी कहानी से ली गई है? तो यह पंक्ति आपकी ली गई है तुलसी के पद से। कहाँ के? तो तुलसी के पद से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? 39वां प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह आपके अधिनायक पाठ से ली गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न क्या है कि जिन बुआओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति जो है किस चैप्टर से ली गई है? तो यह चैप्टर ली गई है गांव की घर। यहाँ पे पहले ही बता दिया इसके आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पहले ही यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में गांव की घर। चलिए, 41वां प्रश्न की बात करते हैं। तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह पुरुष क्या है? तो अपूर्ण है। जिसमें नारी का कुछ गुण नहीं है तो वह जिसमें नारी का कुछ गुण नहीं है तो वह नर नहीं है, वह उसका जीवन क्या है? अधूरा है। यह बात कौन कहता है? तो नारी का गुण, नर का गुण आपस में मिलना जुलना, यह सब किस चैप्टर में होता है? तो अर्धनारीश्वर में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग जितने सारे प्रश्न किया 42 तक, वो सब के सब आपके किताब से प्रश्न थे। लगभग 50 प्रश्न हम लोग किताब से करेंगे, उसके बाद 50 प्रश्न आपके व्याकरण किताब से करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर है तो केवल आपके हिंदी किताब दिगंत से ही प्रश्न लेकर चले आए, नहीं। आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है और इसमें जो है लाइन बाई लाइन करके क्वेश्चन दिया गया है कि एक पॉइंट से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जितना आता है उस तरह से। जैसे कि कौन सा पंक्ति किस चैप्टर के है ना। तो ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन एक लाइन से मिल गया है, अलग अलग नहीं थे। तो ऐसे आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो 50 प्रश्नों को हम लोग कर देंगे। उसके बाद इसी क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन और व्याकरण के करेंगे, ठीक है। तो अंत तक क्लास को जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में गंडक नदी की चर्चा की गई है, चंपारण जिला की चर्चा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आज तक तो सुना नहीं था कि किसी कांटे के चुभने से कोई आदमी मर जाता है। यह बात कौन कहती है? तो मालती कहती है अपने पति डॉक्टर से, है ना। डॉक्टर थे जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। तो मालती कहती है कि यार आज तक तो कभी सुना नहीं था कि एक कांटा चुभ जाने से कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है ना। तो ये पार्ट जो है कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी रोज। कौन सी हो जाएगी? रोज हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, तिरिच क्या है? तो तिरिच एक मनोवैज्ञानिक है या फिर आदर्शवादी है या फिर आध्यात्मिक है या फिर जादुई यथार्थ की कहानी है? तो तिरिच क्या है? एक जादुई यथार्थ की कहानी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर बदलता रहता है। जैसे ऑप्शन में दे देगा आपका कि तिरिच क्या है, तो यहाँ पे दिया है जादुई यथार्थ। किसी ऑप्शन में दे देता है जादुई यथार्थ छोड़कर कोई दे देता है विषैला कीड़ा, तो वहाँ पे आपको विषैला कीड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। या फिर आपका जादुई यथार्थ को न देकर, विषैला कीड़ा न देकर ऐसे प्रश्न में ऑप्शन दे देगा कि छिपकली टाइप का एक कीड़ा हो जाएगा, तो वो भी उसका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न को अच्छे से कीजिएगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि गैगरिन शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? तो गैगरिन के किस नाम से जाना जाता है? तो रोज। और रोज के लेखक कौन है? तो रोज के लेखक आपके कौन है? तो अज्ञे जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 46वां प्रश्न क्या है कि तिरिच क्या है? देखिए अभी तिरिच उसमें पूछ रहा था क्या है, तो उसमें क्या था, एक जादुई यथार्थ की कहानी था। इसमें तिरिच दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जादुई यथार्थ नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है? विषैला कीड़ा दिया है। तो तिरिच क्या हो जाएगा? एक विषैला कीड़ा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य की रचयिता कौन है? जहाँ पे दलित आ जाए वहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि को लगा देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 48 नंबर की, पुंडलिक जी का संबंध जो है निम्न में से किस रचना से है? पुंडलिक जी का बात जो है कौन सी कहानी में होती है? तो आपके ओशधनिरा निबंध में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओशधनिरा किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन पात्र नहीं है? सिपाही की माँ क्या है? तो एक एकांकी है, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसमें कुंती थी, मुन्नी थी, विष्णु थी, लेकिन मानती आपकी रोज कहानी की पत्रा हो जाती है। कौन सी कहानी की? तो रोज कहानी की पत्रा हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उन दिनों गांव में बढ़ने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था। यह पंक्ति जो है किस पाठ में आती है? यह बात जो है आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ अपने पति जिसे कहते हैं, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो चैप्टर है जूठन, उसमें यह बात कही गई है कि उन दिनों गांव में मरने के बाद जो है पशुओं को जो मर जाता है उसको उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे आता है, छोटे छोटे वर्ग के लोगों के जिम्मे आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जूठन पाठ में यह बात जो है कही गई है। टोटल आपके 50% जो किताब से थे वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हम लोग कौन से प्रश्न करेंगे? तो व्याकरण से 50 प्रश्न करेंगे। टोटल आपके 100 प्रश्न रहते हैं मॉडल पेपर में, जिसमें से बनाना कितना होता है? तो 50 बनाना होता है। इन किताब के 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही किया उसको कमेंट करके बताइएगा, या फिर उसको कॉपी में लिख लीजिए। और फिर हम लोग जब व्याकरण के क्वेश्चन को करेंगे 50, तो उसमें आप लोग को कॉपी में लिखकर जोड़ के बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं व्याकरण के किया, तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना। तो 51वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है सुनिएगा। अभी सारे के सारे यहाँ से व्याकरण के प्रश्न शुरू हो गए हैं। 51वां नंबर प्रश्न है कि बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? आपके एग्जाम में जो है एक शब्द से प्रश्न आता है, एक लंबा वाक्य दे देगा, एक लंबा शब्द दे देगा, शब्द नहीं वाक्य दे देगा, और उसको ये पूछेगा कि उसका एक शब्द में क्या उत्तर होगा। जैसे कि बिना वेतन वालों को क्या बोलते हैं? तो अवैतनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवैतनिक बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जिसको वेतन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वेतन वालों को क्या बोलते हैं? तो वेतन वालों को वैतनिक और बिना वेतन वालों को अवैतनिक बोलते हैं। इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? व्याकरण के क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा इसको करने में। सभी प्रश्नों को अच्छे से कीजिएगा। कलम की कमाई खाने वालों को क्या बोलते हैं? मसीजीवी, दीर्घजीवी, अल्पजीवी। तो कलम की कमाई खाने वालों को मसीजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसीजीवी बोलते हैं। ऑप्शन इसका भी ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पुस्तकें छपती है उसे क्या बोलते हैं? जहाँ पे पुस्तकें बनती है, छपती है, उसे टंकनालय, मुद्रणालय या फिर निर्माणशाला या फिर मधुशाला। जहाँ पे पुस्तकें बनती है उसे बोलते हैं मुद्रणालय। हाँ, मुद्रणालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। या फिर छापखाना भी बोलते हैं। ऑप्शन में अगर मुद्रणालय नहीं दे तो छापखाना देगा, तो आप लोग छापखाना लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो जल में रहने वाले सेना को क्या बोलते हैं? जल में जो सेना रहती है उसे क्या बोलते हैं? नौसेना, भूसेना या फिर वीर सेना या फिर हवाई सेना। तो जो जल में रहती है, जो पानी में रहती है, उसे नौसेना बोलते हैं। जो हवा में रहती है उसे वायु सेना बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और जो धरती पे काम करती है सेना, मतलब मिट्टी में जो रहती है, मिट्टी पे जो रहती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे थल सेना बोलते हैं। इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोटल यहाँ पे आगे प्रश्न
है कि जो फल का आहार करता है उसे फलाहार कहते हैं ना, फलाहारी कहते हैं। जो साग पात खाता है उसे शाकाहारी बोलते हैं। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी बोलते हैं। और जो साग पात और मांस मतलब कि दोनों खाता है, मतलब कि सब कुछ खाता है, उसे सर्वाहारी बोलते हैं। इनको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि छात्रों के रहने के स्थान को एक शब्द में क्या कहेंगे। जहाँ पे छात्र रहते हैं उन्हें छात्रावास कहते हैं। क्या कहते हैं, छात्रावास कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे टोटल 51 से लेकर 56 तक, मतलब कि 6 प्रश्न हुए। 6 प्रश्न क्या थे, तो आपके एक शब्द से थे, मतलब कि इनका एक शब्द में क्या कहेंगे, ऐसे प्रश्न थे। मतलब आपके व्याकरण के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर जहाँ से आपके प्रश्न जो है सबसे अधिक होते हैं। जैसे कि एक शब्द में क्या कहेंगे, मुहावरे जैसे यहाँ पे आ गया है। उसके आगे आपके आता है उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। उसके आगे आपके समाज से क्वेश्चन ज्यादा रहता है, संधि से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। इसके लिए आपको एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, इसमें बताएंगे कि कौन से टॉपिक आप अगर अच्छे से कवर करते हैं तो आपके 50 में 50 सही हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा, तो हम बार बार वही बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी वो वीडियो आ सकता है, तो उसके लिए आपको क्या है, तो नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 57 नंबर की, राजदूत कौन सा समास है। अब समास से प्रश्न करेंगे। समास में आपका राजदूत बोल रहा है कि राजदूत जो है कौन सा समास है। तो राजदूत मतलब कि राजा का दूत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो पुरुष समास हो जाएगा, राजा का दूत। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा। यथाशक्ति इसका पहला पद जो है क्या है, तो अव्ययी है ना। यथाशक्ति क्या है, अव्ययी है, मतलब कि बदलने वाला नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यथाशक्ति आपका अव्ययी भाव समास है। अच्छा, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, भला बुरा जो है कौन सा समास है जिसके बीच जो है योजक चिन्ह आ जाए, वो कौन से समास में चले जाते हैं, तो वो आपके चले जाते हैं कौन से, तो द्वंद्व समास में। कौन से, तो द्वंद्व समास में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दोपहर जो है कौन सा समास है। दोपहर जो है आपका कौन सा समास है, ये पूछ रहा है। तो दोपहर आपके द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। जिसमें जो है गिनती की संख्या आ जाए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 9 10 ऐसे आ जाए, तो वह आपके द्विगु समास होते हैं। जिसमें आपके ऐसे एक लकीर आ जाए बीच में, वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। यह पहचानने के छोटे छोटे ट्रिक है, अगर आप कहिएगा तो उसके लिए सभी चैप्टरों का ट्रिक बाय ट्रिक हम व्याकरण के एक ट्रिक ला देंगे। इसमें आपके समास के पहचानने का ट्रिक आपको पता चल जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय पहचानने का ट्रिक पता चल जाएगा। संधि समास ये पहचानने का ट्रिक पता चल जाएगा, है ना। ऐसे अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो आपके लिए उसको भी हम एक ट्रिक लेकर आएंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझा देंगे सभी क्लासों को, सही आपको पहचानने का। अगला क्या है कि माँ बाप जो है कौन सा समास है, बीच में आ गया क्या, योजक चिन्ह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास, तो द्वंद्व समास। ऑप्शन ए यहाँ पे भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो चतुरानन, चतुरानन मतलब जिसका 4 आनन होता है ना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बहुप्रिय हो जाएगा। यहाँ पे द्विगु समास तो दिया नहीं है, लेकिन द्विगु समास में होगा नहीं। यह जो है आपके किसी अन्य ओर क्या कर रहा है, तो संकेत कर रहा है। यह शब्द जो है किसी अन्य ओर संकेत कर, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं हम लंबोदर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंबोदर। तो लंबोदर किसको बोलते हैं भाई, तो गणेश जी को बोलते हैं लंबोदर। तो लंबोदर किसको बोलते हैं, तो गणेश को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिरत्न। तीन रत्न कितने हैं, महादेव के हैं। तो ऐसे जो है जो किसी और की ओर संकेत करता है, उस शब्द को क्या बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है। बुढ़ापा जो है क्या है, इसको केवल महसूस कर सकते हैं, है ना। यह क्या हो जाएगा आपका एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ये भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे आप देखा गया 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और लास्ट में आपकी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र जो है कौन सा समास है। पाटलिपुत्र जो है किसका प्राचीन नाम है। पाटलिपुत्र जो है किसका प्राचीन नाम है, तो पटना का। ठीक है, किसका नाम है जी, पटना का। अच्छा, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है, भी आप लोग को याद रखना है। पाटलिपुत्र मतलब कि पटना जो है किसकी राजधानी है, तो हमारे बिहार राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र क्या है, एक खास जगह का नाम है। तो खास जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपकी क्या, सॉरी यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो गुच्छा कौन सा संज्ञा है। गुच्छा, गुच्छा मतलब कि जहाँ पे भीड़ की बात आ रही है ना। जैसे कि यहाँ पे कितने सारे, जैसे कि भीड़ हो गया, गुच्छा मतलब चाबी का गुच्छा तो
देखे होंगे, उसमें एक दो नहीं बल्कि कई सारी चाबी होती है। तो जहाँ पे भीड़ समूह की बात आ जाए वहाँ पे आपके कौन सी संज्ञा हो जाएंगे, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चीनी कौन सा संज्ञा है? चीनी को हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, तो जहाँ पे नाप और तौल की बात आए वहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन आपके शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द यहाँ पे आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद यहाँ पे हुआ आशीर्वाद। इसमें जो है सबसे सही अगर कोई शब्द है तो वह आपका हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन ए आशीर्वाद है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए आशीर्वाद। यहाँ पे जो है आशीर्वाद लिखा है, क्या लिखा है? आशीर्वाद, 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 यहाँ पे लिखा है आशीर्वाद। तो यह आपका सही होता है, आशीर्वाद होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो फिर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आपका शुद्ध शब्द है? प्रशंसा, प्रसाद, प्रणाम या फिर समिति। इसमें से कौन आपका शुद्ध हो जाएगा? तो इसमें से आपके प्रशंसा है पहला, ये इसका सही है, बाकी सब क्या है तो गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे प्रसाद में आपका ये वाला सा रहता है, दंत वाला है ना। चलिए, तो बाकी सब क्या है गलती है, इसको आपको सही करके बताना है। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी सही इतिहास का विशेषण बताना है। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक होता है या फिर ऐतिहासिक होता है या फिर ऐतिहासिक होता है या फिर इतिहासक होता है। तो यहाँ पे जो है इतिहास का जो विशेषण शब्द होता है वो होता है आपका ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लोक शब्द का विशेषण बताना है। लोक का विशेषण क्या होता है? लोकपरक, लौकिक, लौकिक या फिर लालिमा। तो लोक शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है आपका लौकिक। क्या होता है? लौकिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है भारत का विशेषण क्या होता है? तो ये तो बच्चा को मालूम होना चाहिए। भारत का विशेषण भारतीय होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का विशेषण शब्द तो भारतीय होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है मुहावरे से आ गया कि खून पसीना एक करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खून पसीना एक कर देंगे मतलब कि बहुत परिश्रम करना। क्या करना? तो बहुत ही परिश्रम करना। खून पसीना ये करना का मतलब युद्ध करना नहीं होता है, उल्टा काम करना नहीं होता है, क्रोध करना नहीं होता है। क्या होता है? तो बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ईंट से ईंट बजा देना, है ना। कोई नहीं बोलता है देखिए ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब क्या कर देंगे? ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होता है यहाँ पे आता है? तो विकास करना नहीं, मदद करना नहीं, लड़ाई करना। और किसी से झगड़ा होता है तो बोलता है कि हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, सामने वाला बोलता है कि पत्थर से पत्थर बजा देंगे। तो ये सारे बातें किसमें आती है? तो लड़ाई झगड़े में आती है। ऐसे क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो गाल बजाना का मतलब क्या होता है? गाल बजाना मतलब क्या होता है? तो डिंगे हाँकना, उदास होना, चाल चलना या फिर शर्म करना। तो गाल बजाने का मतलब होता है डिंगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अब आगे आपके पर्यायवाची शब्द से देख रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं जैसे कि पर्यायवाची शब्द, मुहावरे शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, है ना। एक शब्द से अन्य शब्द, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। इन सबके लिए एक हम शॉर्ट क्लास लेकर आएंगे जिसमें काफी ज्यादा जितने सारे अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है मुहावरे से, है ना, या फिर जो भी पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, इन सबसे जितने सारे सवाल पूछे गए हैं और जो सवाल पूछने के ज्यादा चांस है उसके लिए एक शॉर्ट क्लास लेकर आएंगे जिसमें सभी क्लास को मतलब सभी ऐसे मुहावरों को, सही ऐसे व्याकरण को करा देंगे। चलिए, तो अग्नि का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो अग्नि का पावक होता है, अगन होता है, दहक होता है ना, आग होता है। तो ऑप्शन ए दिया है पावक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए में दिया है वस्त्र, जो कि एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वस्त्र होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो काजल क्या है? अब यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी काफी ज्यादा प्रश्न बनता है। तो काजल आपका क्या हो जाएगा? तो काजल आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी सारे जितने मेकअप के सामान होते हैं उसमें काजल एक ऐसा अपवाद है जो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आत्मा क्या है? आत्मा कौन सा शब्द है? तो आत्मा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? आत्मा चली गई, आत्मा क्या हो जाएगा? एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन आत्मा की जगह पर अगर प्राण पूछ देता है तो प्राण क्या है? तो प्राण भी आपकी क्या है? तो एक पुल्लिंग शब्द है। प्राण क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन आत्मा क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। देख रहे हैं ना, दोनों का मतलब सेम है,
दोनों का मतलब यही है, आत्मा प्राण तो सुने हैं, लेकिन प्राण क्या है तो एक पुल्लिंग शब्द है, वहीं आत्मा क्या है तो एक स्त्रीलिंग शब्द है, उभयलिंग शब्द यहाँ पे नहीं आता है हिंदी में। हिंदी में आपका लिंग जो है दो ही प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये भी आप लोग को याद रखना है। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? किसी को पुरस्कार करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका सम्मान करना। सम्मान करना तो वही हुआ, आदर करना, पारिश्रमिक करना, ये तो तीनों मतलब वही हुआ, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो दंड करना, दंडित करना यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अनुराग शब्द का विलोम शब्द बताना है। अनुराग विराग आप लोग सुने होंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 83 नंबर प्रश्न है कि कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? किसी पर कृपा करना है ना, मतलब दया करना, आशीर्वाद करना, करुणा दिखाना, लेकिन जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो उस पर कोप दिखाना, प्रकोप दिखाना, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द बताना है। गणतंत्र मतलब जहाँ पे सभी जनता के अंदर से चुना गया एक राजा है ना, तो सभी जनता पे राज करे, सभी जनता की देखभाल करे। लेकिन वहीं राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राजतंत्र गणतंत्र का क्या है? तो उल्टा शब्द है, विलोम शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो सकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सकार का विलोम शब्द बताना है, तो सकार का निराकार ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द, इसका उत्तर हम लोग नहीं बताएंगे, उत्तर तो बताएंगे दिया यहाँ पे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण का विलोम शब्द यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नहीं बोलते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो दक्षिण का विलोम शब्द उत्तर और पूर्व का विलोम शब्द पश्चिम, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न फिर समाज से आ गया कि नीलकमल, नीलकमल शब्द जो है कौन सा समास है? नीलकमल क्या है? तो एक कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? एक कर्मधारय समास है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो थोड़ा पानी जो है किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पानी जो है कौन सा विशेषण का उदाहरण है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है, एक परिमाण बोधक है, परिमाण बता रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो संधि से यहाँ पे प्रश्न आ गया कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? काफी इंपोर्टेंट बन जाता है आपका संधि भी, संधि चैप्टर से भी काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो संधि यहाँ पे क्या हो जाएगा? जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आधा तो की मात्रा आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोड़ नाथ, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है जगत जोड़ नाथ, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं है, यहाँ पे क्या है? हलंत है, तो हलंत रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यार्थी जो है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या जोड़ अर्थी। क्या? तो विद्या जोड़ अर्थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दिगंबर शब्द जो है कौन से संधि, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करना है यहाँ पे भी। तो दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, या फिर दिगम जोड़ अबार, या फिर दिक जोड़ अंबार। तो 90 नंबर प्रश्न का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है, दिक जोड़ अंबर। क्या हो जाएगा? दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? 51 नंबर की मदिरालय शब्द में, ठीक है, संधि विच्छेद बताना है। मदिरालय, मंदिर का आलय है ना, मंदिर का आलय, या फिर मंदिर का आलय, या फिर मंदिरा का प्लस आलय, या फिर मध्य जोड़ आलय। तो यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? मदिरा जोड़ आलय, मंदिर मंदिरालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मदिरा जोड़ आलय, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उपसर्ग से आ गया कि अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो ऊपर से आता है, मतलब कि आगे जो जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय क्या किसको बोलेंगे? जो जो पीछे से जोड़ा जाता है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आगे कौन जोड़ा गया है, तो यहाँ पे जो है अनजान, इसमें जो है जान शब्द में जो है क्या जोड़ा गया है? तो अन जोड़ा गया है। यहाँ पे क्या हो गया? अन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पुरातन, पुरातन में कौन सा आपका उपसर्ग जोड़ा गया है? तो पुरातन, तन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो एक आपका मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन पूरा भी क्या हो जाएगा? इसका आपका उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिनिधि में भी कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? तो निधि आपका एक मूल शब्द हो जाएगा, और प्रति यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रति एक आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
उपभाषा में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? तो भाषा आपका मूल शब्द और यहाँ पे उप अलग से जोड़ा गया है तो उपभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो 96 नंबर प्रश्न है कि विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? विशेष में कौन सा उपसर्ग पूछा गया है? तो यहाँ पे विशेष आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? तो सुकर्म, कर्म आपका क्या हो जाएगा? एक मूल शब्द हो जाएगा और सु इसमें क्या हो जाएगा? आपका एक उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मैं स्वयं खा लूंगा, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण किया गया है? मैं स्वयं खा लूंगा, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या? निजवाचक। मैं स्वयं खा लूंगा, स्वयं की बात कर रहा है, निजता की बात कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बेईमान क्या है? बेईमान एक कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। तो 99 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका विदेशज। बेईमान कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न है कि लिंग के हिंदी में कितने प्रकार है? हमने पहले ही बताया था लिंग जो है हिंदी में मात्र 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। टोटल आपके मॉडल पेपर का पहला सेट था जिसमें हमने कितने तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं, जिसमें से आपके 50 प्रश्न क्या थे? तो किताब से थे दिगंत और 50 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण किताब से थे। टोटल आपने 100 प्रश्नों को किया है। 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है आप लोग को कमेंट करके बताना है। पहला क्लास था मॉडल पेपर का, कैसा क्लास लगा ये भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपका पहला मॉडल पेपर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ऐसा ही मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से यह क्लास खत्म होती है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए।